हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस। आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं बिहार की एलआरसी की वैकेंसीज पर जो अभी रीसेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसका सिलेबस क्या है और क्या वो सिलेबस किसी भी जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए बहुत आसान होगा। क्या उस सिलेबस के थ्रू प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत है? क्या जो हमारा पुराना गोल है या किसी एग्जाम को हम लेकर चल रहे हैं हमारे माइंडसेट में और हमारी प्रिपरेशन में, क्या उसे बीच में छोड़ देना या उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके इस एग्जाम की तैयारी में लगना, क्या वो सब सही होगा? तो चलिए डिस्कस करते हैं सिलेबस और पैटर्न के साथ और फिर बात करते हैं एट द एंड कि किस पॉइंट ऑफ व्यू में ये डिसीजन सही हो सकता है और किस पॉइंट ऑफ व्यू में डिसीजन गलत हो सकता है। चलिए, सो बिहार रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 2023 की वैकेंसीज के लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो आप लोग बखूबी जानते होंगे। सिविल इंजीनियरिंग मतलब जब हम बात करते हैं, देखो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर हर जगह वर्ड जोड़ा गया है विशेष। एवरीवेयर द वर्ड हैज बीन एडेड विशेष। इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, क्या महत्व है इस पर हम सोचेंगे अभी। और एक और साथ में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, सर्वेक्षण कानूनगो, सर्वेक्षण अमीन, इन सभी के साथ में विशेष जोड़ दिया गया है। मतलब कोई स्पेशल रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट में एक सर्वे होने वाला है बिहार में, उसके लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की जरूरत है। पहले ये वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी थी, परसेंटेज के बेसिस पे लोगों को रिक्रूट कर लिया गया था, उनके लिए फर्दर काउंसलिंग होना बाकी थी, उसे बीच में रोक दिया गया, नया नोटिफिकेशन निकाल दिया गया और नए नोटिफिकेशन के थ्रू अब एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट हो रहा है। सो इट इज अगेन, एक तो पहले ही बहुत ज्यादा कॉन्फ्रेंट्री और कॉन्फ्लिक्ट में है ये वैकेंसी। दूसरी चीज, जब इसका फॉर्म आ चुका है, तैयारी अब करना चालू करना है, कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं, तो फिर वहां पर फंस जाते हैं। ठीक है, कहां पर फंस जाते हैं? इफ यू कैन सी दिस इमेज, इस इमेज में आपको मैंने पॉइंट आउट किया है कि ये सिलेबस दिया गया है बंदोबस्त पदाधिकारी का। बंदोबस्त पदाधिकारी सिलेबस दिया गया है। सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इस पेपर को दे सकते हैं। लेकिन चाहे आपने कितनी भी एग्जामों की तैयारी कर ली ही क्यों ना हो, सिलेबस में जो मैंने ग्रीन पेन से मार्क किया है यही सिलेबस पढ़ा होगा आपने, और जितना मैंने रेड पेन से मार्क किया है ये सिलेबस किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ दी अदर जेई और एई एग्जाम, अगर वो आपका टारगेट रहा है और वो टारगेट बीए और एलआरसी भी अब टारगेट बन चुका है, दोनों चीजों को साथ में लेके चलना इज गोइंग टू बी वेरी मच डिफिकल्ट। अगर इन चीजों पे फोकस करते हो तो ये चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, इन चीजों पे फोकस नहीं करते हो तो वैसे भी ये एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो सिलेबस थोड़ा सा डिस्टर्बिंग जरूर है एज कंपेयर टू एनी अदर जेई और एई एग्जाम। चाहे इंडिया की कोई सी भी जेई एग्जाम उठा लो, हमेशा सिलेबस के अंदर वही चीज देखने को मिलेगी विच इज मार्क्ड इनटू ग्रीन। ठीक है, तो ये आपके पास एक सोचने वाला पॉइंट है। दूसरी बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, मतलब जो नॉन टेक्निकल सिलेबस है, इसमें बिहार ने बहुत ज्यादा निराश नहीं किया है। देखते हैं, अगर जनरल साइंस एवरीडे ऑब्जर्वेशन का जो डेली मतलब जो हर एग्जाम में आता है, सोचने वाली बात यह है करंट इवेंट जरूर होंगे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के, साथ ही साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। मतलब सिलेबस कंप्लीटली वैसा ही है जैसा कि एसएससी जेई पूछता है, तो उसमें आपके लिए कहीं कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। एक चीज मैंने जरूर मार्क की है, पंचायती राज, जो कि वैसे भी किसी भी सिलेबस में नहीं पूछा जाता। एमपी के व्यापम या फिर एमपी के व्यापम के थ्रू होने वाली पटवारी की वैकेंसी में जरूर पहले ये सिलेबस में हुआ करता था। अभी रिसेंट जो वैकेंसीज पर रिक्रूटमेंट हुआ है या जो एग्जाम हुई है उसमें से ये भी हटा दिया गया है। वाई इट इज इन टू द बिहार सिलेबस, ये अपने आप में फिर से एक सवाल है। तो ये चीजें नहीं पढ़ने की जरूरत है, पहली बात तो ये जो नॉन टेक्निकल पोर्शन में पॉइंट आउट कर रहा हूं। रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज, मतलब फिर से वही एसएससी जेई के लेवल तक का रीजनिंग। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल इज क्वाइट गुड मेरे हिसाब से। नॉन टेक्निकल में कोई समस्या नहीं है, किसी भी जेई और एई की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो नॉन टेक्निकल वहां पढ़ रहे हो वही नॉन टेक्निकल यहां पर आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बात करते हैं अगेन इनटू दी कानून को। अगर हमारे पास रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट है
तो रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट के लिए यहां पर भी अगर आप देख रहे हैं जो रेड पेन से मैंने मार्क किया है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये सब चीजें जनरली हम किसी भी जेईई और एई की एग्जाम में तैयारी के टाइम पे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं पढ़ते मतलब ना पढ़ाया जाता है और ना कोई पढ़ता है। नॉन टेक्निकल फिर से सेम आ जाएगा, जो सेटलमेंट ऑफिसर का है, मतलब बंदोबस्त अधिकारी का है, या कानून गो का है, या फिर हमारे पास अमीन का है, सब कुछ सेम है। अमीन का जो सिलेबस है, आपका विशेष सर्वेक्षण अमीन का जो सिलेबस है वो कंप्लीटली आपके रेवेन्यू ऑफिसर जैसा ही है, मतलब कानून गो जैसा ही है। तो टेक्निकल सिलेबस दोनों का सेम है, दोनों का टेक्निकल सिलेबस सेम है, लेकिन फिर भी चीजें वही है जो कभी नहीं पढ़ी जाती किसी भी जेईई और एई एग्जाम में, तो फिर यहां क्यों पूछी जा रही है। नॉन टेक्निकल इज अगेन सेम, तीनों की तीनों पोस्ट के लिए नॉन टेक्निकल सेम है। यहां पर हमारे पास एनेक्स्चर 4 जो कि क्लर्क की पोस्ट के लिए है वो हमारे लिए मायने नहीं रखता अभी। अब बात करते हैं, सर ठीक है सिलेबस तो सभी के लिए सेम है ना, सारे ही बच्चे जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे सभी के सब कोई भी वो चीज नहीं पढ़ता जो सिलेबस में दे रखी है, तो सभी के लिए समस्या है। बिल्कुल सही बात है। तो सर कहीं ना कहीं कंपटीशन लोअर डाउन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारे पास इस पोस्ट में कहीं पर मेंशन्ड है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। या फिर अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से जो कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसमें बताया गया है कि ये जो वैकेंसीज है ये तब तक के लिए जब जो विशेष सर्वेक्षण चल रहा है उसके लिए बनाई गई है, जब तक वो चलेगा जब तक ये नौकरियां हैं, उसके बाद और भी कोई काम होता है तब तक के लिए है। मतलब द गवर्नमेंट इज स्टिल नॉट वेरी मच श्योर कि ये कंटिन्यू होने वाली भी है या नहीं। पर हाँ एक चीज बढ़िया है कि कई बार ऐसा होता है कई सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट के साथ कि जब भी कोई एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसीज निकलती है, बाद में प्रेशर बढ़ने पर वही कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज फर्दर परमानेंट कर दी जाती है। यहां पर इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज परमानेंट हो जाएगी या नहीं होगी इस पर नहीं कहा जा सकता, बट दिस इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन मार्क ही है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब क्या अच्छी है या बुरी? बुरी तो नहीं कहेंगे, इसलिए मैंने यहां मेंशन किया है नॉट सो गुड। क्यों? कई बार ऐसे भी चांसेस होते हैं कि आपने कहीं पर कोई वैकेंसीज पे ज्वाइन किया और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद आपके पास वहां की पूरी प्रोफाइल क्रिएट होती है कि यस दिस पर्सन हैज वर्कड फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम अंडर दिस प्रोफाइल। अब इंडिया में कई सारी ऐसी भी वैकेंसीज निकलती है जहां पर आपने देखा होगा, यू माइट बी ज्वाइन इनटू द टेलीग्राम चैनल, कई जगह टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होंगे आप। कई बार वैकेंसीज निकलती है वहां लिखा आता है 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस। तो जब भी कोई फ्रेशर कैंडिडेट होता है वो तुरंत उस वैकेंसी को देख के नकार देता है कि अरे यार तो एक्सपीरियंस मांगा, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। इफ यू आर वेरी मच ओपन कि नहीं ठीक है मेरे पास मुझे ये जॉब लेना है, क्या है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हो और फ्यूचर में मेरे लिए और रास्ते खुलेंगे चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की क्यों ना हो, तो फिर आपके लिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज आपको एक्सप्लोर करना है तो फिर आपके लिए जॉब सही है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो अपनी तैयारी करते 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 थक भी चुके हैं और अगर वो ये ज्वाइन कर लेते हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है ये, दिमाग पे हमेशा प्रेशर बना रहेगा कि यार कल को अगर ये दिक्कत कर गई तो, कल को अगर यहां पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और फिर हमें वापस से कहीं ना कहीं सोचना पड़ जाए कि अब क्या करें, या तो फिर से कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी पड़ेगी या फिर से किसी जगह पर वैकेंसी निकलती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्यों ना हो, मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से वो एग्जाम क्वालिफाई करनी पड़ेगी, क्या करूं? तो वहां पर एक स्ट्रेस जनरेट करता है। एक ये बात हो गई। फिर बात करते हैं कि सर चलो ठीक है, आप में से कुछ ऐसे होंगे जो बोलते हैं कि ठीक है सर मेरे लिए मायने नहीं रखता, मेरे लिए अच्छा ऑप्शन है, मैं फ्यूचर में अपनी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर लूंगा तो मुझे तो इसके थ्रू आगे जाना है। बिल्कुल सही बात है। कुछ आप में से ऐसे भी होंगे जो सोचते हैं कि सर ये बात सही लग रही है हमें कि अगर आगे भी चल के ये हमेशा प्रेशर बने रहना है, काम का प्रेशर अलग है, एट द एंड ऑफ द डे फिर से वही सोचना है कि अब कल को नहीं रहा तो फिर क्या करूंगा या क्या करूंगी। तो मैं नहीं चाहता मैं इस दौर में हूं, मैं इससे अच्छा कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटी अभी से एक्सप्लोर करना चालू करता हूं। आप दोनों ही जगह सही हैं, बस आपको सोचना है व्हाट योर सर्कमस्टेंसेस आर, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है कि सर ठीक है मैं तो ये करना चाहता हूं, या कोई आप में सोच ले कि मैं तो नहीं करना चाहता हूं। आप दोनों ही लेवल पे सही है, ये आपको अपने आप में विचार करना है। लेकिन करने जाओगे तब भी तो विचार करना पड़ेगा। क्या विचार करना पड़ेगा?
हु शुड गो फॉर दिस एलआरसी, किसको इस वैकेंसी के थ्रू आगे जाना चाहिए? अगर देखा जाए तो ऐसे कैंडिडेट जो लंबे समय से प्रिपरेशन मोड में हैं और कई जगह ऐसे भी सर्कमस्टेंसेस फेस किए हैं कि सर वो वाली एग्जाम दी थी 4 नंबर से रह गया, ये वाली एग्जाम दी थी इसमें एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया या कैंसिल हो गई, और वो वाली एग्जाम दी थी वहां पे धांधली हो गई, तो फिर वहां पे तो ऐसा लगा कि मतलब इतना हाई कट ऑफ कैसे जा सकता है। तो सर मैं ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं। तो अगर आप 2 से 3 साल 4 साल वाले टाइम पीरियड से प्रिपरेशन मोड में हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा सुकून देगा। बिकॉज अगर आप इतने लंबे समय से हो तो अब थोड़ी प्रोडक्टिविटी गिरना चालू हो जाती है कि यार व्हाट एम आई डूइंग, मैं हर बार वही तो नोट्स पढ़ते चले जा रहा हूं, वही तो सब कुछ करते चले जा रहा हूं, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है? तो उस तरीके से या फिर उस वाले फेज में अगर हो तो फिर हाँ आपके लिए ये वाला पॉइंट लागू होता है। ठीक है, दूसरी चीज, जिन्होंने पहले कभी गेट के लिए प्रिपेयर किया है तो उन लोगों का मैथमेटिक्स वाला वो पोर्शन कवर अप हो जाएगा जो यहां सिलेबस में मेंशन्ड है। कई बार स्टूडेंट जब जेईई और एई की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी स्टेट और जेईई और एई के एग्जाम में ये मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाता जो यहां पर एलआरसी के सिलेबस में दिया गया है। तो बच्चा हो सकता है 2-3 सालों से उस मैथमेटिक्स के टच में नहीं हो, लेकिन अगर आपने पहले कभी गेट अपीयर किया है और थोड़ा बहुत भी अगर आप उस मैथमेटिक्स से टच में हैं जो कि बेसिकली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कहलाता है, तो यस इट इज अ गुड चांस फॉर यू। थोड़ा सा उसके लिए पढ़ना पड़ेगा एंड यू विल बी थ्रू द एग्जाम। तो अगर ऐसा है तो फिर आपके लिए ऑप्शन सही है। अगर आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है कि सर मुझे अभी सिर्फ एक जॉब चाहिए, मैं आगे का सोच ही नहीं सकता हूं या आगे का मैं सोचना चाहता ही नहीं हूं, या मेरा इतना बड़ा विजन ही नहीं है कि कल को मैंने जॉब ज्वाइन कर ली और मुझे पता ही नहीं है कि मुझे बिहार के वो वाले रीजन में अपने आने वाले 20 साल या 40 साल रहना भी है या नहीं रहना है, मुझे अभी वो थॉट आए ही नहीं या मैं उस चीज पे सोचना ही नहीं चाहता, तो फिर आपके लिए ये ऑप्शन सही है। इफ यू जस्ट वांट अ जॉब और वो भी गवर्नमेंट जॉब, तो फिर आपके लिए ये ऑप्शन सही है। लेकिन ऐसा तो फिर आप प्राइवेट के थ्रू भी जा सकते हैं। गो एंड टेक अ जॉब इन एनी ऑफ दी एमएनसीज, 25,000 रुपये सैलरी, 30,000 रुपये सैलरी। अगर इतना लेवल ऑफ नॉलेज गेन कर लेते हो, इतनी सारी चीज़ें आती है, कैड वेड वगैरह आता है, तो फिर आप उस लेवल पे पहुंच पाओगे। तो वो भी फिर एक अच्छा ऑप्शन है इफ यू जस्ट वांट अ जॉब। एक उन लोगों के लिए भी ऑप्शन सही है हु कैन नॉट प्रिपेयर फर्दर, अब पक चुके हैं तैयारी से, अब आगे और अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखाई देती और लगता है कि नहीं दिस इज व्हाट आई वांट टू गो फॉर नाउ, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए और मैं इसके अलावा और ज्यादा वेट करना नहीं चाहता। ठीक है, कभी कभी किसी किसी का एक ये वाला पॉइंट आ जाता है कि सर आई एम पास आउट सिंस 2018, मैं 2018 में पास आउट हुआ हूं, उसके बाद एक आध साल तैयारी किया, फिर कोविड आ गया, फिर चीजें अफेक्ट हो गई और अब मैं जो है इस टाइम पीरियड में 4-5 साल हो चुके हैं, आई जस्ट वांट अ जॉब और वो भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए कुछ भी करके। इफ यू आर एक्सीडिंग द एज लिमिट इन मेनी एग्जाम्स, किसी किसी एग्जाम में आप शायद एज लिमिट से बाहर हो जा रहे होंगे, तो उस केस में आपके लिए ऑप्शन सही है। रेडी टू टेक फर्दर आउटकमिंग्स, आगे आने वाली कोई भी फर्दर आउटकमिंग्स होती है कि भाई ये वैकेंसी कैंसिल हो रही है या इसमें बहुत ज्यादा जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज बन गए हैं, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्टरी बन गई है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए हैं, तो क्या होता है आगा, अगर वो चीजें आप झेलने के लिए रेडी है तो यस यू शुड गो फॉर इट। फिर एक लास्ट बात करता हूं मैं आपसे, अगर इफ यू आर इनटू अ राइट एज राइट नाउ, अगर सही एज में हो, इफ यूर इनटू दी 22, 23, 24 वाली एज में हो एंड इफ यू थिंक कि मुझे इतना सब कुछ करने से ज्यादा बेहतर है, आई हैव 2-3 मोर ऑप्शंस, 1-2-3 और ऑप्शन है मेरे पास, जैसे कि मैं जिस स्टेट में बिलोंग करता हूं मुझे उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, उसका सिलेबस जानता हूं, उसके एग्जाम के बारे में जानता हूं, मुझे एसएससी जेई के बारे में जानता हूं, या हो सकता है कल को आरआरबी जेई की वैकेंसी आए, मैं उसके लिए आगे बढ़ना चाहता हूं। इन एनी ऑफ दी वे अगर आपको लगता है कि मेरे लिए वो ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है एज कंपेयर टू दिस, तो फिर यू शुड नॉट बी गोइंग फॉर दिस, क्योंकि अभी यू आर इनटू द राइट एज। अभी जो वो 22, 23, 24 साल वाली उम्र है आपकी, उसमें बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं। यस इट इज अ लोड, ये एक बड़ी समस्या है आपके दिमाग में कि हम कब तक अपने पेरेंट पर बोझ रहेंगे, लेकिन नॉट अ वेरी बिग इशू, जो है वो आप आज नहीं तो कल बहुत अच्छी जगह पर अगर मेहनत कर रहे हैं तो पहुंच ही जाएंगे। बट मैंने आपके सामने बीइंग कंप्लीटली फेयर टू बोथ ऑफ दी ऑप्शंस कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आपको अपनी परिस्थिति समझना है। अगर आपको लगता है कि यस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग विद दिस वीडियो, तो बी सेटिस्फाइड विद इट। अगर लगता है कोई सवाल छूट गया है आपका,
तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डालें, आई विल बी वेरी मच हैप्पी टू आंसर यू। सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन दैट आई हैव। कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, वी बेसिकली कवर द सिलेबस फॉर ऑल द AE एंड JEE एग्जाम्स। और जब हमारे ऑफलाइन सेंटर पर बैचेस चल रहे होते हैं, वो टारगेट और रेगुलर बैचेस होते हैं, जहां पर हम पास आउट और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स दोनों के लिए क्लासेस अलग अलग अरेंज करते हैं। वी हैव मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशंस। ये कुछ हमारे प्रीवियस ईयर्स के स्टूडेंट्स का सिलेक्शंस रेशियो है। ये हमारी एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन है, जहां से आप डाउनलोड करके वेरियस कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सार्थक बैच हमारे पास SSC JEE 2023 के लिए ऑलरेडी रनिंग है। विजय बैच हमारे पास ऑल ओवर इंडिया JEE और AE एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी रनिंग है, अगेन फ्रॉम द ऑफलाइन क्लासरूम। टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल फॉर ऑल अदर एग्जाम्स। आपको इस एप्लीकेशन को अगर एक्सप्लोर करना है ऑन टू दी वेब, तो ये आपका वेब एड्रेस रहेगा। अपने मोबाइल नंबर से आप OTP से लॉगिन कर सकते हैं। और एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। तो अगर कोई और इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है, आई विल ब्रिंग आउट अ न्यू वीडियो। और कोई भी आपको लगता है कि मुझे अपनी तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत है, just put up a question in the comment section. I will be answering you each and every question. Thank you very much.